इस कहानी में हमारे एमसी के पास पावर है दो वर्ल्ड्स के बीच ट्रेवल करने की। पहला है हाई मार्शल वर्ल्ड, जहाँ पर वो रियलिटी में रहता है, जहाँ पर अनेकों तरह की पावर्स लोग अवेकन करते हैं। और दूसरा है अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज की मदद से एमसी अपनी इस हाई मार्शल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन अंत में वो कहाँ तक जा सकता है वो तो तुम्हें कहानी में ही पता चलेगा। सो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2038 में। एंजिंग हाई स्कूल के अंदर काफी सारे लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। एक क्लासरूम के बगल में एक चिड़िया अपने शिकार को बड़े ही मजे में खा रही है। अचानक से इस क्लास में से एक जोरदार चीख गुजरती है, जिसकी वजह से ये चिड़िया की फटके चौसठ हो जाती है और उसका शिकार भी उसके मुंह से छूट जाता है। चेन युआन, क्या तुम दोबारा क्लास में सो रहे हो? इस चिल्ला चोट की वजह से क्लास के बाहर भी स्टूडेंट्स जमा होकर अंदर एंटरटेनमेंट का मजा लेने लगते हैं। सामने से वो टीचर एमसी को बहुत ज्यादा डांट रहा था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आज तुम यहाँ मॉक टेस्ट के दौरान भी सो रहे थे। तभी टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ है, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर ये तो सच में खड़े खड़े ही सो रहा है और वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसके मुंह से भी बबल बनाया है। पर यह देख के अब टीचर की सटक जाती है और वो चिल्लाता है तू पंक, मैंने तो उससे बोला था। वो गुस्से में जोरदार मुट्ठी बनाते हैं, इसकी वजह से तो उसके कपड़े भी फट चुके थे और अगले ही पल उसकी पूरी ही बॉडी मसल से भर जाती है और वो एक ही हाथ से इसका सर पकड़ते हैं। डैम इट, जाग भी जा। वो इसे सीधा एक ही हाथ से उठाते हैं और सामने की तरफ पीछे मुड़ के सीधा इसको फेंक के मारते हैं। क्लास के बीच देख रहे एंटरटेनमेंट का मजा लेते हुए बच्चे इससे काफी हैरान हो जाते हैं और एकदम से साइड हटते हैं। पर टीचर का निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक था। यहाँ चेन्युआन सीधा जाते हुए किसी ढोल के पास जाने लगता है और एकदम से बहुत ही जोरदार तरीके से उस ढोल से टकराता है। बुम की आवाज पूरे क्लास में गूंजने लगती है। सामने से उस ढोल के अंदर से आवाज आती है डिंग, पावर 233। ये देख के आसपास खड़े स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं आर यू सीरियस, 233 पावर? क्लास के पीछे वाले स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो सच में क्रेजी है, ये वाले होमरूम टीचर तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो कॉलेज में जाना तो बिल्कुल इजी हो जाता। फिर कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स बातचीत करने लगते हैं कि ये टीचर तो स्ट्रॉन्ग हो गए ही ना, आफ्टर ऑल हमारे सारे के सारे टीचर्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर हम यहाँ से निकल के कॉलेज को भी कंप्लीट कर पाए तब भी हम सिर्फ मार्शल अप्रेंटिस ही बन सकते हैं। फिर ये लोग कॉरिडोर में पड़े चेन्युआन के पास जमा होने लगते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या ये बंदा ठीक भी होगा। दूसरा कहता है कि इतना सब होने के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि ये जागने वाला है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगा है और इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कमजोर लग रही है। तभी सामने से वो टीचर अपनी क्लास का दरवाजा बंद करते हुए चिल्लाता है कि जब ये जाग जाए तो इससे कह देना कि फील्ड में जाके पहले 100 चक्कर लगाए। तभी कॉरिडोर के अंदर से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं और ये दोनों के दोनों ही एमसी के पास आके थमते हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए एमसी के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तेरी इस नौटंकी से बेवकूफ नहीं बनने वाला, वैसे भी ये शायद बस मरने का नाटक कर रहा है क्योंकि वो आज के मॉक टेस्ट में मुझसे मायूसी से ज्यादा स्कोर नहीं ला पाया है ना। इतना कह के वो खड़ा होता है और सीधा स्कोर टेस्टर में एक जोरदार लात मारते हुए चिल्लाता है कि अब इस ग्रेड का पुराना टॉप स्टूडेंट एक लूजर बन के रह गया है। टेस्टर में इसकी किक का रिजल्ट देख के यहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि टेस्टर में लिखा के आ रहा है पावर 132। ये देख के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं क्या हमारे क्लास रैप का स्कोर 132 है? ये तो कितना अमेजिंग है। नो वे, क्या ये सच है? उस बंदे चेन्युआन के पावर स्कोर तो कभी 30 से ऊपर भी नहीं गए है ना। ये मायून जी तो कितना अमीर भी है और ताकतवर भी, इसलिए लूरुयान का क्लास रैप के साथ चले जाना बिल्कुल समझ में आता है। तभी मायूनजी लूरुयान से कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदे हैं और चलो साथ में ही घर चलते हैं, वहाँ एक मार्शल आर्ट ट्यूटर भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमें साथ मिलकर कोयम्बे मार्शल आर्ट एकेडमी को पास करना है। पर यह सीन देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस लड़की से बात कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो सारी क्लास के सामने शो ऑफ कर रहा है। तब ये लूरुयान एमसी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहती है चेन्युआन अब रियलिटी का सामना कर लो। इतना कह के ये कपल यहाँ से निकल जाती है और स्टूडेंट्स भी इन लोगों के जाने के बाद एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट चेन्युआन कॉरिडोर में अकेला पड़ा हुआ है। तभी हमारा सीन चेंज होता है किसी और ही दुनिया में। एक जंग लड़े पाइप के अंदर से एक पानी की बूंद गिरती है एक बंदे के फेस पर, जिसकी वजह से वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी हालत काफी खस्ता हो रखी है, उसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं। वो एकदम से खड़े होकर सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, अब ये क्या चीज है। एकदम से उसके कंधे में बहुत जोर से दर्द उठता है। वो जब अपने कंधे पे देखता है तो वहाँ पर काफी सारी खरोंचें और एक छोटी सी चोट भी थी। ये देख के एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता
कहता है कि नहीं, ये घाव तो अब भी यहीं है। ये देख के वो आसपास देखने लगता है और कहता है नहीं, ये मैं दोबारा से यहाँ आ गया तो क्या मैं वो सपना नहीं देख रहा था? फिर वो बताता है कि मैं पिछले हफ्ते से किसी और ही दुनिया में क्रॉसओवर करने के सपने देख रहा हूँ, पर ये सपने कुछ ज्यादा ही रियल फील करते हैं। फिर वो हिम्मत जुटा के खड़ा होता है और नीचे से एक पाइप उठाते हुए खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर खिड़की से नीचे देखते हुए एक सनक भरी हंसी के साथ कहता है कि आखिर ये दुनिया है कहाँ पर और मैं इस दुनिया में हूँ कहाँ पर। हमें खिड़की के नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉडर्न सिटी सी दिखने वाली जगह पूरी तरह से तबाह हो रखी है। नीचे रोड पर काफी सारे लोगों की परछाइयां दिखाई जाती हैं, पर तभी हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि ये लोग नहीं, काफी सारे घिनौने डिस्गस्टिंग ज़ॉम्बीज हैं। ये देख के चेन्युइन निराशा भरी हंसी के साथ कहता है नो वे, ये दुनिया तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के जैसी लग रही है। क्या अब अर्थ अपने अंत के करीब आ चुकी है? पिछली बार जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था, तो मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर गया तो वहीं मुझे हॉलवे में काफी बड़ा ज़ॉम्बीज का झुंड मिल गया। मैं मुश्किल से उनसे बच के निकल पाया और वहीं भागते भागते मेरे कंधे में ये चोट लग गई। इस वर्ल्ड में सोने के बाद मैं अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच गया, पर मैं अपने रियल वर्ल्ड में जितना चाहूँ खाना खा लूं, उसकी वजह से इस वर्ल्ड में मेरी भूख कभी नहीं मिटती। इसकी वजह से मैं जब भी इस वर्ल्ड में आता हूँ मैं हमेशा ही भूख से तड़पता रहता हूँ, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्द ही अभी कोई खाना नहीं ढूंढा तो मैं बस किसी भी पल यहाँ मर भी सकता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक पैकेट निकालता है जिसके अंदर एक बिस्किट थी। चेन्युइन बताता है कि पिछली बार जब मेरा कंधा इंजर्ड हो गया था तब मैंने रियल वर्ल्ड में जाके हर तरीका आजमाया, खुद को ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया ताकि मैं इस इंजर्ड बॉडी में दोबारा क्रॉसओवर ना कर जाऊं, पर इसकी वजह से मेरा रियल वर्ल्ड में शरीर बहुत ज्यादा थक गया और मैं इस थकान को अब रेसिस्ट नहीं कर पाया और फिर से मैं दोबारा से इस वर्ल्ड में आ ही गया। और जैसे जैसे इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मेरी थकान बढ़ती जा रही है और मेरी चोट जितनी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, वैसे वैसे रियल वर्ल्ड में मेरी असली बॉडी भी कमजोर पड़ती जा रही है। अब तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर मैं इस वर्ल्ड में मारा गया तो मैं रियल वर्ल्ड में भी मारा जाऊंगा। तो अब वो थोड़ी हिम्मत जुटा के अपनी जान बचाने के लिए बिस्किट को पहले खाता है और सामने इस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो इस दरवाजे को खोलते हुए थोड़ा इसके अंदर से झांकता है, वहीं सामने की कॉरिडोर में उसे एक खौफनाक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देख के वो सोचता है कि आज वो दिन है जब मैं फाइनली इस बंदे को टेक डाउन करने वाला हूँ। अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो मैं तो यहाँ से बाहर जाके खाना भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब इस फाइट में सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, मुझे बस अपनी पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ना ही होगा। वो थोड़ी देर तक इस ज़ॉम्बी को ऐसे ही घूरता रहता है, फिर जैसे ही उसे एक मौका नजर आता है वो अपनी मेटल रोड लेके सीधे इस ज़ॉम्बी के ऊपर टूट पड़ता है, पर वो ज़ॉम्बी इसे पहले ही नोटिस कर लेता है और सीधा एक झपट्टा मारते हुए चेन्युइन के ऊपर ही कूदने लगा था। पर चेन्युइन भी काफी ज्यादा फुर्तीला था, वो तुरंत अपने शरीर को मोड़ते हुए सीधा पीछे हट जाता है। इस मोमेंट पे सच में वो बाल बाल बचा है, क्योंकि अगर उस ज़ॉम्बी के नाखून भी उससे टकरा जाते तो हो सकता है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन उसके बॉडी में भी फैल जाता। चेन्युइन अपनी बॉडी को बेंड करते हुए सीधे इसके पीछे से निकलता है और एक छलांग मारते हुए अपने रोड को सीधा पोजीशन में लाता है और इसके सर पे ही धड़ाम करके दे मारता है। उसने इस मोमेंट पे अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, जहां पर इसकी पावर वैल्यू 135 तक पहुंच चुकी है। इसी हिट के साथ चारों तरफ खून बिखर जाता है और चेन्युइन की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो जोर जोर से हांफने लगता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी कम हो चुकी थी। देन वो एक गहरी सांस भरते हुए ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। काश एंट्रेंस एग्जाम के वक्त भी मैं ऐसा ही पोटेंशियल दिखा पाऊं तो किसी टॉप स्कूल में एडमिशन लेना तो बिल्कुल बच्चों के खेल जितना आसान होगा। पर तभी उसकी नजर नीचे जाती है, जहाँ पर उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर से कुछ तो फिसलते हुए उसके पैर के नीचे आ चुका है। वो इसे उठाता है, ये किसी तरह की चमकदार कोर है जो देख के अपने एमसी काफी कंफ्यूज लग रहा था। पर तभी इस कोर की स्मेल को फील करते हुए एमसी को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और उससे ऐसा फील हो रहा था कि इस कोर के अंदर काफी स्पेशल एनर्जी है और मेरी बॉडी इसे काफी क्रेव कर रही है। उसकी बॉडी इसे खाने से रेसिस्ट नहीं कर पा रही और वो इसे जैसे ही अपने मुंह में ले जाता है एकदम से उसकी आंखें खुलती हुई चिल्लाता है, हाँ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, अरे नहीं ये तो वेनिस गायब हो गई, आखिर अभी मैंने ये किया क्या। अगले पल वो काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाता है कि मेरी बॉडी जलने लगी है। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर की नसों के अंदर से लावा बह रहा हो। इस दर्द की वजह से उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि उसे उसका शरीर ही महसूस ना हो रहा हो और कभी कभी उसे इतना जोरदार दर्द होने लगता है कि उसे इस शरीर को छोड़ने का मन करने लगा था। अगले पल उसकी बॉडी से सारा का सारा ही दर्द गायब हो जाता है और वो थोड़ा हांफते हुए अपने कंधे पे हाथ फेरता है और मन ही मन सोचता है कि मेरी बॉडी तो कितनी वार्म फील हो रही है और मेरे कंधे पे बना ये घाव भी कंप्लीटली हील हो गया। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे के पूरे ही शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बह रही है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि उसके अंदर से जितनी भी ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही थी वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होने लगती है और एक बड़े से क्यूब का शेप ले लेती है। ये देख के एमसी कंफ्यूज हो जाता है, फिर इसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि ये तो एक पॉकेट डायमेंशन है, मुझे मेरे शरीर
शरीर के इंस्टिंक्ट बता रहे हैं कि ये मेरा खुद का ही पॉकेट डायमेंशन है। इसके अंदर लगभग 1 क्यूबिक मीटर का साइज है। अगले ही पल उसके पेट में और भी ज्यादा गुड़गुड़ मचने लगती है। उससे काफी ज्यादा भूख लगने लगी थी और वो काफी कांपती हुई आवाज में कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस ज़ॉम्बी की कोर खाने की वजह से मैं एक सुपर पावर अवेकन कर पाऊंगा। पर ब्रो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ताकतवर बनने का मतलब मेरी बॉडी और भी ज्यादा तेजी से एनर्जी कंज्यूम करेगी। अगर मैंने जल्द ही खाना नहीं ढूंढा तो मैं यहाँ भूख से ही मारा जाऊंगा। ये बिल्डिंग तो ऑलरेडी सफाचट हो चुकी है, तो यहाँ तो कोई खाना नहीं बचा होगा। फिर तभी उसकी नजर ज़ॉम्बी की तरफ साइड में जाती है, जो देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसे ज़ॉम्बी की उंगली में एक गोल्ड रिंग दिखाई देती है, जो देख के वो कहता है कि इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में गोल्डन ज्वेलरी तो कचरे की तरह ही है। वो तुरंत पीछे मुड़ के आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ऐसा थोड़ी है कि इसे बेच के मैं खाना कमा पाऊंगा। अगले पल उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, हाँ 1 मिनट रुको, मे भी हो सकता है कि ये पॉसिबल हो। वो तुरंत इस ज़ॉम्बी की उंगली से रिंग बाहर निकालता है और अपने 1 क्यूबिक मीटर के डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करते हुए रिंग को इसके अंदर डालने की कोशिश करता है और अगले पल वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और इस पॉकेट को अपने अंदर ही सोख लेता है। फिर वो अपने रियल मार्शल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है और अपना हाथ उठा के अपने पॉकेट डायमेंशन को समन करने का ट्राई करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और उसके आगे 1 क्यूबिक मीटर के स्पेस के अंदर वो रिंग भी समन हो चुकी थी। देन वो इस क्यूब को ओपन करता है, जिसके अंदर से रिंग लुढ़कते हुए सीधे उसके हाथ में ही आ जाती है। ये देख के जेन्युइन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इस टाइम पे काफी शॉक हो चुका था। फिर वो खड़ा होकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि ये सच में काम कर गया। मैं सच में अपनी पॉकेट डायमेंशन के थ्रू इस रिंग को रियल वर्ल्ड में वापस ले आया। ये देख के तो मानो उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ने लगी हो। वो तुरंत एक फ्लिप मारते हुए खड़ा होता है और सीधा एक खिड़की के आगे से बाहर निकलते हुए कहता है, अपोकलिप्स में तो भले ही ये बेकार कबाड़ है, लेकिन इस दुनिया में ये तो कैश के ढेर के बराबर है। इतना कह के वो सीधा खिड़की से ही छलांग लगा देता है और बिना किसी स्क्रैच के नीचे उतरते हुए कहता है कि अब मैं अमीर होने वाला हूँ। और ऐसे ही वो ऊपर से सीधा नीचे कूद जाता है और इसके बावजूद उसे कुछ भी इंजरी नहीं आती। पर यहाँ उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उससे अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो हंसते हंसते ऐसे पागलों की तरह रोड से भागने लगता है। वो सीधा मेन रोड पे भागते भागते एक पॉन शॉप में आता है। फिर वो ऐसे ही भागते भागते सीधा दुकान में घुस जाता है और फिर हंसते हंसते ओनर से कहता है कि क्या आप इस रिंग को देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। तो सामने से ओनर बड़ी पोलाइटली कहता है, हाँ दिखाइए, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो ओनर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उस रिंग को चेक करने लगता है तो इसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। ये देख के एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। देन वो ओनर बताता है कि इस गोल्ड का वजन तो थोड़ा हल्का है, लेकिन इसके अंदर जो डायमंड लगा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा रेयर क्वालिटी का है और इसका प्राइस मैं तुमको 350,000 युआन दे सकता हूँ। ये माइंड ब्लोइंग प्राइस वैल्यू सुन के तो यहाँ एमसी का दिमाग ही फटा जाने लगा था। वो अपने मनी मन में काफी ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाता है, 350,000 युआन। पर वो रियलिटी में अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए रिंग वापस लेता है और खांसते हुए यहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा। वो यहाँ मनी मन सोच रहा था कि अभी थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं कुछ और शॉप्स पे जाके इसकी रियल वैल्यू को चेक करवा लेता हूँ। फिर वो पागलों की तरह पूरे शहर में जाके दुकानों में चेक कराने लगता है और चिल्लाता है, वोट होली क्रैप, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो इस पॉन शॉप से बाहर आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो सस्ता ठर्रा पी के आया हो, क्योंकि इस जगह पर उसने पूरे 400,000 में इस रिंग को बेच दिया है। इसकी वजह से हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और चिल्लाता है, 400,000 युआन। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस एक रिंग से इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ये तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। अपोकलिप्स में तो ये जेम बिल्कुल बेकार कचरे की तरह माना जाता है, पर रियल वर्ल्ड में ये इतनी जबरदस्त कीमत पे बिक सकता है। ये अमीरी वाली फीलिंग तो सच में इनक्रेडिबल है। अब जबकि मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तो वो सबसे पहले मसाज पार्लर में जाके एक अच्छे सा मसाज कराता है और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स करवा लेता है। फिर वो मसाज पार्लर से निकल के सीधा सोना में चला जाता है और मनी में सोचता है कि आज तो मैं पूरा ऑल आउट जाने वाला हूँ। फिर सोना में जाके रिलैक्स होने के बाद वो तैयार होकर सीधा बार में निकल जाता है और वहां पे फिर मजे करने के बाद फिर वो सीधा सिटी की उस रोड में आ जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड बिकते हैं। वो आसपास देखते हुए चिल्ला उठता है, खाना। आज वो दिन है जिस जिस खाने की मुझे हमेशा क्रेविंग होती रहती है, मैं आज उन सभी खानों से अपना मुंह भरने वाला हूँ। तो अब एमसी की नाइट लाइफ शुरू हो चुकी है और वो काफी मजे से खाने वाने खाते हुए अपनी फोटोज लेने लगता है। हर तरह का स्ट्रीट फूड थोड़ा थोड़ा खाने के बाद वो होटल में जाता है और पूरा पेट भर के सुअरों की तरह खाना खाने लगता है। अब इतना सारा पैसा आने के बाद वो सब कुछ खाने का सोच रहा था, इसकी वजह
से अब यहाँ होटल में खाना खाने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा पेट इतनी जल्दी क्यों भर गया, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा। और अरे हाँ, अब तो मैं अपने मार्शल करियर के लिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस वगैरह भी ले सकता हूँ, और वो एलिक्सर्स और वो हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल आइटम्स जिनके बारे में पहले तो मैं सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था, अब मैं उन्हें खरीदने के बारे में भी सोच सकता हूँ। और अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तो मुझे अपनी तैयारी जल्दी करनी होगी। और वैसे मैंने अभी रियल वर्ल्ड में तो कोई ज़ॉम्बी कोड नहीं खाई है, तो अगर मैं यहाँ पर उसे खाऊं तो क्या मैं अपनी दूसरी एबिलिटी अवेकन कर पाऊंगा? और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इस नई सीरीज को हाइप करना, कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है, और सीरीज के बारे में अपना ओपिनियन देना भूलना मत। मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट्स के रिप्लाई देने की भी ट्राई करूंगा। भले ही ये सीरीज थोड़ी अच्छे से ड्रॉ वगैरह नहीं की गई है, पर मैंने इसके आगे के चैप्टर्स देखे हैं, इस सीरीज की स्टोरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो जरूर जितना ज्यादा हो सके इस सीरीज को अपना सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं अब इसके किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।